मेरा नाम सागर है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरी बीवी को अपने साथ ले जाता। मेरी बीवी सारी रात वहाँ रहती और अगले दिन वापस आती। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। पहले तो मैं यह सोचकर सब नज़रअंदाज करता रहा कि यह डॉक्टर का फर्ज है कि वह मरीज का ख्याल रखे, उसके पास ही रहे। लेकिन अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये कुछ गलत लग रहा था कि कहीं कोई आदमी अपनी बीमारी के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैं बीवी को कहा कि तुम रात को वहां ना रुका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वह यह कहकर मुझे खामोश कर देती थी कि यह मेरा फर्ज है। और रही बात उस आदमी की, तो तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बीवी का लहजा इतना सख्त था कि मुझे न चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। यूं ही इस सिलसिले में आज का दिन भी आ गया था। सुबह सुबह जब मैं नाश्ते के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो वह आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर हमारी दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पहले नमस्ते किया तो उसने मेरे नमस्ते का जवाब दिया और आता ही दरवाजा खोलकर दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने भी गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे देखा और पूछा कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। तो कहने लगा, सर इसीलिए तो आज दोबारा आया हूँ, उनकी तबीयत संभल रही है। मैंने अफसोस करके हल्की सी आवाज निकाली और साथ ही मेरी बीवी को आवाज दी। अंदर से उसकी आवाज आई कि आ रही हूँ, लेकिन वह आदमी मिन्नतें करने लगा कि मैं खुद बुलाता हूँ डॉक्टर साहब को। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सब्र से काम लेते हुए दांत पीसकर कहा कि नहीं, आपको जरूरत नहीं, खुद आ रही है। बहरहाल मेरे बोलचाल में सख्ती महसूस करके वो खामोश हो गया था, इसलिए अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मेरी बीवी अपना बैग लेकर बाहर निकली और मुझे बाय कहते हुए उस आदमी के साथ चली गई। दूर तक मेरी नजरों ने उसकी मोटरसाइकिल का पीछा किया था। एक जलन जो मेरे अंदर अचानक से जाग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी की जिंदगी में जो मेरी जगह है वो किसी की भी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। जब मोटरसाइकिल मेरी नजरों से गायब हो गई तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज की और मोहल्ले से बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोच उस आदमी पर अटकी हुई थी जो अचानक से हमारी जिंदगी में बिन बुलाए दाखिल हो गया था। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले बीवी को कॉल की और उसे घर पहुंचने का पूछा तो उसने कहा कि मैं उसी औरत के घर पर हूँ, अभी शाम को बात करती हूँ तुमसे। कॉल बंद करके मैंने फोन मेज पर रखा और आंख मलते हुए एक गहरी सांस लेकर काम पर लग गया, क्योंकि सामने ही बॉस का ऑफिस था। शाम तक मैं बैठा ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे इसी सोच ने सताया था, लेकिन जैसे ही मैं काम से फ्री होकर ऑफिस से बाहर निकला तो एक बार फिर सोचा और इन्हीं सोचों ने मेरे दिमाग में घेरा बना लिया था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्पीड तेज करके सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू हो गया। मेरी आंखें जल रही थी। सोच सोच कर मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चलाकर मैं घर पहुंचा और बेल पर हाथ रख दिया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मतलब वो अभी तक घर नहीं आई थी। गुस्से से मैंने दूसरी चाबी निकालकर ताला खोला और घर के अंदर जाकर बैग टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह लगाकर सारी बोतल खत्म कर ली थी। पानी पीकर गहरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ था तो एक बार फिर से बीवी को कॉल किया। पहली ही बेल में वो फोन उठा चुकी थी। फोन उठाते ही सवाल किया कि कब तक घर आओगी, तो वो बोली कि सुबह आऊंगी, हालत खराब है। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता वह फोन रख चुकी थी। मैंने फोन वहीं मेज पर रख दिया और खुद वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। अगर मुझे उस लड़के के घर का पता होता तो मैं अब तक उसे वहां से ले आ चुका होता, लेकिन ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी मरीज के घर से लेकर आता तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी बीवी और लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा था और जब भूख का एहसास हुआ तो मैं उठा और खाना गर्म करके पेट में डाल लिया। खाने के बाद मैंने सोचा कि अब बीवी तो घर पर नहीं है तो टीवी देख लूं, लेकिन पहली न्यूज सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। शहर में रोज रोज होते अजीब गरीब वाक्यों ने पूरे शहर को अजीब से खौफ की लपेट में ले लिया था। परेशानी से मैंने एक बार फिर अपनी बीवी को कॉल की तो अब की बार उसका नंबर बंद जा रहा था। उसी तरह मैंने कई बार उसे कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फोन को मेज पर रखा और खुद बेड से टेक लगाकर बैठ गया। पता नहीं वह आदमी अचानक से कहां से आया
ना ही उसका कोई पता था और ना ही उसे पहले कभी देखा था। कहीं मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर कहीं वह मुझसे उसे छीन ना ले। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब सोचेंगे कि मुझसे एक औरत भी नहीं संभाली जाती। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं उसे मना करूंगा उस आदमी के साथ जाने के लिए। मैं पूरी रात उसी कुर्सी पर बैठा रहा और वहीं पर सो गया था। पूरी रात गुजारने के बाद सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दुखती टांगों के साथ उठा और दरवाजा खोला। सामने ही मेरी बीवी खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें गली में जाते उस शख्स पर थी। मैंने खामोश निगाह उसके ऊपर डाली और अंदर आ गया। वह भी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और बैग मेज पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। तुम उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाओगी? मैंने खड़े खड़े उसकी बंद आंखों को देखकर कहा तो उसने बंद आंखों से जवाब दिया कि हमारी जरूरत है, पहले ही बात हो चुकी है, उसकी माँ बीमार है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं जाओगी। वह अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाया करेगा। उसके सामने बैठते हुए मैं बोला तो वह अब की बार आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ चुकी थी। उसके जूड़े से निकलते बाल उस वक्त मुझे जहर लग रहे थे। तुम चाहते क्या हो? मैं यह काम करना छोड़ दूं, घर में नकारा होकर बैठ जाऊं? मेरी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कब कहा कि तुम यह नौकरी छोड़ दो? तुम करो यह काम, लेकिन उस आदमी के घर पर मत जाया करो। मुझे तुम्हारा उसके घर जाना या रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बीवी कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर वो सख्ती से बोला तो मैंने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ और यह मेरा हुक्म है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। अपनी बात कहता मैं उठा और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब वो मेरी बात पर जोर से चीखी थी कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते और न ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आजाद हूँ। वो इतनी आवाज करके बोली थी कि मुझे उसके लहजे से बगावत की बू आ रही थी। मैंने हैरत से गर्दन मोड़ी और उसे देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ गया था। तैयार होकर मैं बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वो मुझे रोकेगी और नाश्ता के लिए पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बदल गई थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। मैंने गुस्से से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दफ्तर आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं बाहर निकला और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं पर बैठा रहा। सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। क्या मेरी बीवी उस आदमी को जाते हुए देखना, उसका उस आदमी के घर जाने के लिए मुझसे झगड़ना, मैं ये सब बातें सोच रहा था और बगावत की बू आना, ये सब एक ही दिन में नहीं हुआ था। फिर यह काम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। लाजमी है वह उस आदमी से शादी से पहले भी मिलती रही होगी, तभी तो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी, वरना शुरू में तो वह ऐसी नहीं थी। एक सोच खत्म हो गई तो दूसरी आ गई थी। जिसे मैं मासूम समझ रहा था वे भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वो आदमी अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ घर ले जाता। भगवान जाने दोनों के बीच कैसा संबंध है कि जो इतना उछल रही है उसके घर जाने के लिए। उन दोनों को एक साथ करके ही मेरे बदन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा दिल जल रहा था, जिसमें इतनी बड़ी नफरत पैदा हो चुकी थी कि बीबी का ख्याल दिमाग में आते ही मुंह से अजीब से लफ्ज निकल आते। शाम तक मैं सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा, फिर थककर घर आ गया। घर के सामने मोटरसाइकिल रुक गई। मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया और कमरे में किसी की सरगोशी की आवाज आ रही थी। मैं बगैर आवाज किए कमरे के बाहर खड़ा हो गया और बीबी को देखा। वो कमरे में अकेली थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते हुए जाना। देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊं। लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो हमें आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं। ये शब्द थे जो बीबी फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे के पास से हटके किचन में आ गया और जानबूझकर जमकर बर्तनों की आवाज की। जोर से एक गिलास उठाकर मैंने स्लेट पे पटक दिया था और फिर से पानी की बोतल निकालकर जोर से स्लेट पे रखे। बर्तनों की आवाज सुनकर वो कमरे से ही खड़ी खड़ी बोली कि कौन है। उसकी आवाज में खौफ झलक रहा था। मैं कोई भी जवाब दिए बगैर बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में पानी डाला। अब की बार मुझे कदमों की आवाज किचन की तरफ से आती महसूस हुई थी।
जैसे ही वह किचन में आई तो मैंने गिलास से नजर उठाकर उसे देखा। उसका रंग उड़ चुका था, जबकि उसने हाथ में गुलदस्ता भी पकड़ा हुआ था। मैं ही चौंक गया था। वह अभी तक कैड़ी कैड़ी निगाहों से मुझे ही देख रही थी। मैंने गिलास खाली करके स्लेट पे रखा तो उसने रसोई में कदम रखा और गुस्से में बोली कि तुम बेल नहीं बजा सकते थे। मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नजरों से देखा और चलता चलता बाहर आया और गुलदस्ता उसके हाथ से लेकर बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी कि जो इतना डर गई थी, और इस गुलदस्ते से कत्ल करने का भी इरादा था क्या? कत्ल के लफ्ज पर तो जैसे वो मरने वाली हो गई थी। उसका रंग उड़ गया था और वो उड़ते रंग के साथ बोली कि मैं क्या करूंगी, किसी का कत्ल? तुम इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया। और यह गुलदस्ता मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा हुआ था। मैं डर रही थी। मैं उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर अपने कंधे उचका दिए और गुलदस्ता जाकर उसकी जगह पर रखकर मैं कपड़े बदलने के लिए गया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वे खुद क्या करती रहती है। बस अब मुझे किसी चीज से फर्क पड़ता था तो यह है कि वे मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत पर खोदते हुए मैंने बीवी के फोन पर सुनने वाली बातों पर गौर करना चाहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे किसी से बात कर रही थी और उसका आखिरी काम क्या था? कहीं वो भागने का इरादा तो नहीं कर रही थी? मैं क्या करूँगा अगर वह घर से भाग गई तो? मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि वह उस आदमी के साथ भागने की बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो और जाहिर कर रही हो कि मैं उस आदमी के साथ भागी हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ न सकूं। कहीं यह मेरी नजर में धूल तो नहीं झोंक रही है? मैं उसे गौर से देखकर सोच रहा था और फिर करवट लेकर लेट गया था। अगली सुबह भी वही आदमी घर के सामने आ गया था और मेरी बीवी मेरे सामने उसके साथ चली गई थी। लेकिन मैं कुछ भी न कह सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और तमाशा देखे। इसलिए मैं शर्म का कड़वा घूंट पीकर ऑफिस आ गया। जब मैं ऑफिस का काम करने के बाद घर आया तो पूरा घर खाली था। मतलब आज भी वह नहीं आएगी। मैंने उसे मैसेज करके बैग मेज पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में सुकून के दिन भी आए थे। कितना सुकून था शादी के शुरू के दिनों में, लेकिन अब तो जैसे हर चीज ही पलट गई थी। कभी कभार तो मुझे लगता था कि बस वह शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ड्रामा ही करती थी और अब ड्रामा करके थक चुकी थी तो अपना असली चेहरा मुझे दिखा रही थी। काश कि मैंने ऐसी औरत से शादी ही न की होती। मैंने नहीं में सिर हिलाते हुए मेज पर सर रख दिया क्योंकि सर दर्द से फटा जा रहा था। आज की रात भी कुर्सी पर बैठकर ही गुजर गई थी। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही खड़ी होकर उस आदमी को हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर चेहरा सीधा किया, मुझे देखा और अंदर आ गई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने मोहल्ले से गुजरते लोगों पर एक नजर डाली तो सब अजीब नजर से मुझे ही देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर जोर से उसकी बाजू पकड़कर बोला कि तुम मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहती हो इस घर में? अपनी घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर करो, यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात तो उसने अनसुनी कर दी और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने खून की आंखों उसे देखा और जोर से बिस्तर पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकलकर आ गया था। मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इतनी गर्मी में मैं छत पर बैठा था। एकदम से मेरी बीवी का रवैया मेरे दिमाग में आ चुका था तो उसका बिखरा हुआ जूड़ा मेरे सामने आया और मेरा दिल किया कि मैं हर चीज तहस नहस कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां कोई मुझे जानता ही न हो। मैं लोगों के सवाल की नजरों से बच जाऊंगा। रात तक मैं छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदलकर घर से निकल गया और बाहर से ही खाना खाकर रात तक घर वापस आ गया। जब घर वापस आया तो वे दुनिया जहां से बेखबर होकर सो रही थी। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, न ही मैं उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहता था। दिल के कोने में मेरी मोहब्बत बेइंतहा थी जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की और काम करने की आजादी भी दी थी। वहीं मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। यह सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा था। मैंने सीने को मसलते हुए कमरे से बाहर निकला और बाहर आकर बैठ गया। घर की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी थी। मैंने बालों को हाथों से दबोच कर रखा और चीखना शुरू कर दिया। आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे थे
यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। इस दौरान मेरे और मेरी बीवी का रिश्ता खतरनाक हद तक खराब हो चुका था। अब तो यह आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। वो अपने मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है। मुझसे इजाजत लेना तो भूल ही चुकी थी। बगावत ने उसे निडर ही बना दिया था। एक रोज किसी ने बातों बातों में मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी माँ को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उस आदमी की बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ चुका था और मैं उस आदमी से जरूरी काम का कहकर दुकान से बाहर निकला और घर गया। आज मेरी बीवी उस आदमी के साथ घर पर थी। ये सब जान के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। उस आदमी ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है? आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं ये दोनों किसी गलत काम में तो नहीं थे? फिर वह वाकई में कहीं भागने वाले तो नहीं है? बीबी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे से पसीने छूटने लगे थे। मैंने मुंह पर आया पसीना साफ किया। मोबाइल जेब से निकालकर मैंने बीवी को कॉल किया। उसका नंबर बंद था। गुस्से से मैंने फोन कर दिया। घर से बाहर निकलकर गली में आकर बैठ गया था। रात भर मैं गली में बैठा रहा। फिर सुबह उठकर मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। दिन निकला ही था और वो घर के अंदर आ गई। घर के अंदर दाखिल हुई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखा। वह अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में गई और फिर 5 मिनट बाद वापस आकर बाल बनाने लग गई। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वह बोली उस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, बस उसी के सिलसिले में वापस जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसकी बातों ने मुझे शक में डाल दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे यही लगा था कि शायद वह भागने की तैयारी कर रही हो। एकदम से मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी बजती सुनाई दे रही थी। जब वह घर से बाहर निकलकर थोड़ा दूर चली गई तो मैं भी उसके पीछे ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। दोनों ही मोटरसाइकिल आगे पीछे एक ही साइड से चल रही थी। थोड़ी सफर के बाद जब आगे वाली मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर पर खड़ी की और उस ऊंचे से मकान को जाकर देखा और फिर अपनी बीवी को देखा। वे दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे पीछे मैं भी दाखिल हुआ और उसी कमरे में आ गया जहां वे दोनों गए थे। सामने ही बिस्तर पर एक वजूद बेसुध पड़ा हुआ था। मेरी बीवी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। फिर वो दोनों खड़े हुए, कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। बहन, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अभी यह मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी के अल्फाज सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। वे मेरी बीवी को बहन क्यों कह रहा था? हाँ हाँ मर जाएगी। वैसे भी जो उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अभी 3 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी जायदाद तुम्हारे और मेरे हिस्से में आ जाएगी। हाँ दीदी, तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। इससे पहले यह बात मेरे हाथ से निकल जाती, मैंने फौरन पुलिस को कॉल की। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस कमरे में दाखिल हुई कि मेरी बीवी और उस आदमी का रंग उड़ गया था। मैं आगे बढ़ा और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और उसका गिरेबान पकड़ लिया था। जल्दी से बताओ कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारा हसर बहुत ही बुरा कर दूंगा। एक थप्पड़ में ही वह आदमी तोते की तरह सच बोलना शुरू हो गया था। ये मेरी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने मेरे लालची होने की वजह से घर से निकाल दिया था और अब दीदी की शादी पर भी किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि मैं उनके लिए इतना अहम था ही नहीं। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता था, इसलिए खाने के लाले पड़ गए थे। तब मैंने उससे शादी की। एक दिन मैंने आपको और दीदी को बाजार में देखा था और फिर मैं एक दिन दीदी के अस्पताल गया और दीदी से मदद के लिए कहा। दीदी को शुरू से ही मुझसे बहुत प्यार था, इसलिए वह फौरन मान गई और मेरी मदद करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं दीदी को रोज लेकर आ जाता था। मेरी बीवी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था उसे मैंने बचा तो लिया था, लेकिन जहर ने उस लड़की के गुर्दे पर असर किया था, जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मेरी बीवी और उसका भाई जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। एक लड़की जिसने मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा पाई थी और अपने वजूद के एक अहम हिस्से को खो दिया था, और एक मैं जिससे अपनी बीवी से धोखा खाया था। लेकिन वक्त का काम है गुजर जाना। कभी कभार के वक्त भी जख्मों के साथ गुजर जाता है।
नॉर्मल होने के बाद मैंने भी 1 साल के बाद शादी कर ली थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी बहुत ही नेक दिल औरत है और वह खास तौर पर बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए बच्चों को लेकर मैं भी बहुत चौकन्ना रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस वाक्य से यह जरूर सीखा हूँ कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। क्या मैंने पुलिस को बुलाकर ठीक किया या नहीं? मुझे बीवी और उसके भाई को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए था। मेरी बीवी के घर वाले ने जिस तरह से अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, उनको प्यार से उन्हें समझाना चाहिए था। क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि इंसान अच्छे और बुरे की तमीज ही भूल जाता है? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।